में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि क्रिकेट के राजा पीसीबी के चेयरमैन होंगे। जी हां, वजीर आजम इमरान खान ने साबिक कप्तान रमीज राजा के नाम की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने ओहदे में तौसी से मुआजरत कर ली थी। इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एहसान मानी से मुलाकात की थी और रमीज राजा से बात भी की थी, लेकिन अब जो इशारे थे वो कुछ हकीकत के करीब पहुंचते जा रहे हैं। पीसीबी के चेयरमैन होंगे कौन, ये हम आपको बता रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, जैसे इशारे मिल रहे थे बात वैसी बन रही है। जी बिल्कुल, बड़ा फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने। रमीज राजा का नाम भेज दिया गया है। अब रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। इससे पहले जो चेयरमैन एहसान मानी साहब थे, उनकी वजीर आजम से 2 मुलाकातें हुई, बहुत से अमूर के ऊपर डिस्कशन हुई, जिसके बाद उन्होंने खुद ये फैसला किया कि वो अब इस मुलाजमत मुद्दत में और तौसी नहीं लेंगे। और उन्होंने इस बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया कि वो अब इस टेन्योर में काम नहीं कर सकते, क्योंकि 30 साल उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। 3 या 4 माह के लिए उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी प्राइम मिनिस्टर से, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं दी गई। जिसके बाद रमीज राजा से भी वजीर आजम इमरान खान ने मुलाकात की थी और बहुत से अमूर पर जो रोड मैप था उनकी तरफ से क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया। बड़ा एतमाद है प्राइम मिनिस्टर को रमीज राजा पर। साथी खिलाड़ी भी रहे हैं और एक अच्छे कमेंटेटर भी हैं। और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। एक प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट किया जाएगा। 2 नाम असदुल्ला खान और रमीज राजा का वजीर आजम हाउस जराये की तरफ से बताया गया है कि वो क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिए गए हैं। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास होगा, जिसमें चेयरमैन की तकर्री चेयरमैन के नाम पर इत्तेफाक किया जाएगा। यानी रमीज राजा का नाम, चूँकि पैटर्न इन चीफ वजीर आजम इमरान खान ने भेजा है, तो इसलिए अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे और जल्दी वो अपनी बागडोर संभाल लेंगे। ये पूरा प्रोसेस था 4 से 5 दिन का, जिसमें कई अहम मुलाकातें हुई, मशावरत हुई, टेलीफोनिक बातचीत भी रही, बहुत सारी चीजें ऑन टेबल की गई। 2024 से 2031 तक जो बिग प्लान्स थे आईसीसी के, चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर लाना था, जो ट्रांसपेरेंसी, जो गवर्नेंस और इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी और जो मामला थे, उसके बाद बड़े मामला मीटिंग की गई थी। ये जितने भी आपने गिनवाए ना अब्बास शब्बीर, ये बहुत बड़े मामलात हैं, बड़े इवेंट्स हैं, बड़ी प्लानिंग इसके लिए करनी होगी। रमीज राजा बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत वोकल हैं। ये बताइए, जो अब तक वो कुछ लोगों के ऊपर तनकीद भी करते आए, ये उनके लिए कैसी खबर है? देखिए, जो लोग रमीज राजा के ऊपर तनकीद करते रहे उनके लिए तो बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि रमीज राजा इटसेल्फ एक अच्छे पब्लिक रिलेशन, आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कमेंट्री करते हैं, उनकी बड़ी अच्छी पब्लिक रिलेशनिंग है, बातचीत का अंदाज है, क्रिकेट की हाव नो उनको बहुत ज्यादा है। तो एहसान मानी साहब की माजरत के बाद इमरान खान साहब के पास सबसे अच्छी चॉइस जो है वो रमीज राजा की थी, क्योंकि रमीज राजा के साथ वो रहे भी हैं, क्रिकेट भी उन्होंने खेली है। तो एक अच्छी चॉइस रमीज राजा के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने सेलेक्ट की है और उनका नाम भिजवाया है, ताकि एक प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए और उनको चेयरमैन बना दिया जाए। एक पूरा रोड मैप लेकर गए थे रमीज राजा प्राइम मिनिस्टर के पास, बिल्कुल पूरा रोड मैप लेकर गए थे और अब मंजूरी भी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आप तफसीलें आगाह कर रहे थे। क्या मिसबाह उल हक और वकार यूनुस की सीट खतरे में है? शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज और अजहर अली के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियों का मुतालबा करते रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 1 माह पहले बाबर आजम को भी सोच बदलने का मशवरा दिया था। रमीज राजा 1992 वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। 1997 में रिटायरमेंट के बाद कमेंट्री को बतौर प्रोफेशन अपनाया। उनके क्रिकेट करियर पर नजर डालते हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, यही बात करते हैं। 3 साल में क्या खोया, क्या पाया, मईशत का पहिया कैसे चलाया, कोरोना से निमटने की हिकमत अमली का नतीजा क्या आया, गुर्बत के खात्मे के लिए क्या मंसूबा बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट आज अवाम के सामने पेश करेगी। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब होगी। मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन्स पर वजीर आजम का खिताब भी दिखाया जाएगा। तब्दीली सरकार के 3 साल मुकम्मल, मुआशी बेहतरी, सनतों की बहाली, पनागाहों का क़याम, टेढ़ी दाल और कोविड से निमटने की हिकमत अमली, 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे अहम मंसूबों, इक़दामात और कामयाबियों का सफर। हुकूमत की कारकर्दगी खुद वजीर आजम इमरान खान कौम के सामने पेश करेंगे।
खुसूसी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़ी स्क्रीन नस्ब करके वजीर आजम का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। इंतजामात का टास्क इंसाफ यूथ विंग के कारकुनान को सौंप दिया गया। लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर, हैदराबाद, मुल्तान, गिलगित समेत दीगर शहरों में पार्टी के इलाकाई और मकामी कायदीन, कारकुनान और अवाम के साथ तयशुदा मकामात पर वजीर आजम का बराह रास्त खिताब बड़ी स्क्रीनों पर देखेंगे। साबिक चेयरमैन एफबीआई शब्बर जैदी ने तब्दीली सरकार को फुल मार्क्स दे दिए। कहते हैं हुकूमत दुरुस्त समत में गामजन है। मारूफ ताजिर अकील करीम ढेडी का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में तमाम शोबों में तरक्की हो रही है, लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ है। मजीद सुनते हैं। इमरान खान साहब ने 3 साल के अंदर कोई बुनियादी गलती नहीं की है और जो सिमत उन्होंने अपनाई है वो टेक्निकली ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम 4.5 से 5% जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं तो ये मजबूती की तरफ हमारा रुझान है। तो ये एक अच्छी गवर्नमेंट है। ये जो सिविल सर्विस रिफॉर्म है, हमने मीडियम पेसर लगाए हुए हैं। पाकिस्तान में कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इन 3 सालों में ग्रो ना किया हो, चाहे वो आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लो, आप डेयरी को ले लो, लाइव स्टॉक को ले लो, टेक्सटाइल को ले लो, वीविंग को ले लो, कंपोजिट को ले लो, स्पिनिंग को ले लो, और ये सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं और इनकी इनकम लोगों की अच्छी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आईटी सेक्टर ने परफॉर्म किया वो अनबिलीवेबल। कोई महंगाई से परेशान है तो किसी का हुकूमती पॉलिसीज़ पर इत्मीनान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल में क्या किया, आइंदा 2 साल के लिए क्या तवक्कुआत हैं, अवाम कितने मार्क्स दे रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसा अब हो रहा है, मेरी 50 साल उम्र में कभी मैंने ऐसा देखा कि लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो भी है हमारे मुल्क में बेहतरी आ रही है। अवाम है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं देखती है, वो शॉर्ट टर्म प्लान्स देखती है। जीरो, बिल्कुल जीरो। पीटीआई की हुकूमत बिल्कुल जीरो है। आटा जो है वो 40 रुपए था, अभी 105 रुपए हो गया। चीनी सुन रहे 130 रुपए होने वाली है। 2 साल नहीं 2.5 साल पूरे करें ताकि आवाम जो है ना वो फिर पूरी पिस जाएगी। आवाम को रिलीफ तो मिले, गरीब का तो रोजगार तो चालू हो किसी तरीके से। हम खान साहब की कारकर्दगी से मुतमिन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। इंशाल्लाह ये काम करेगा और आने वाली हुकूमत भी इसी की होगी। ये बंदा सही है, चोर नहीं है, चिटर नहीं है। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। गरीब होता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं हो। देहात की कीमत में इजाफा और खाने पीने की चीज़ों में इजाफा। उसकी अपनी टीम में वो सारे लोग शामिल हैं जिनको सजाएं देनी चाहिए, जिनको एलिमिनेट करना चाहिए इस सिस्टम से। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि 30 साल हुकूमत करने वाले मुंह छुपा रहे हैं और तहरीक इंसाफ फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी पेश कर रही है। फ़ारूक हबीब कहते हैं पहली बार रियासत महदूद वसाइल वालों के पास चल कर गई। वज़ीर आज़म ने 3 साल में समत का दुरुस्त तयन कर दिया, अब फास्ट ट्रैक पर मज़ीद बेहतरी लाएंगे। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी आज अवाम के सामने रखी जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं माजी की हुकूमतों ने ऐसे काम किए ही नहीं जिसे वो कौम के सामने पेश कर सके। पीटीआई ने वादों को पूरा किया। 30 साल हुकूमतें जिन्होंने की हैं वो अपना मुंह छुपा रहे हैं। ये हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत, जो 3 साल के बाद अपनी कारकर्दगी का कच्चा चट्ठा आवाम के सामने पेश करती है और फ़ख्र के साथ पेश करती है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है पहली बार रियासत महदूद वसाइल रखने वालों के पास चल कर गई। तहरीक इंसाफ ने जब इक़्तिदार संभाला मईशत तबाह हाल थी। वज़ीर आज़म इमरान खान को एक चैलेंजेस भरी जो है वो पाकिस्तान की मैशियत मिली और जो 70 साल का जो गन था वो हमें मिला। कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं था जो डिपार्टमेंट ठीक का हो। मुल्क की मैशियत का भड़कस निकाल के इसहाक डार जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म के जहाज़ पे फरार हो चुके थे। फ़ारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 3 साल में सिमत का दुरुस्त तयन कर दिया, अब फास्ट ट्रैक पर चीज़ों में मजीद बेहतरी लाएंगे। और अब इस खित्ते की बड़ी खबर यानी अफगानिस्तान की बात। काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी का खतरा है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी इसी सिलसिले में जारी कर दी। अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से निकल जाने की हिदायत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं तालिबान 31 अगस्त के बाद इनखिला पर रजामंद है। खतरे के बावजूद एयरपोर्ट के बाहर हुजूम है, लोग अफगानिस्तान से निकलने के लिए जान देने को तैयार हैं।
इसी मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर का टेलीफोन आया। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, अफ़गान अवाम की हिमायत में खड़े रहना होगा। इंसानी ज़रूरियात और मुआशी बका के लिए आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान की मदद करे। इमरान खान ने रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अहम मामला नूर मुकद्दम केस, इसमें उनके वालिद ने थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन और मालिक समेत 6 मुल्ज़िमान की ज़मानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ज़मानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के तय करदा क़वानीन को नज़रअंदाज किया गया। ये मुल्ज़िमान मौक़े वारदात पर मौजूद थे। मुल्ज़िम अमजद के ज़ख्मी होने से मुताल्लिक़ अस्पताल में हक़ाइक़ छुपाए गए। मुल्ज़िमान ने ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत ज़ाकिर की ज़मानत मनसूख़ी के हक़ाइक़ को भी छुपाया। मुद्दई को धमकियाँ भी दी जा रही हैं। ज़मानत मनसूख न हुई तो दरख्वास्त गुजार को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। दरख्वास्त में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में जराइम की बढ़ती वारदातें एक जानिब तो पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी गार्ड्स भी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नजर आते हैं। नॉर्थ कराची में पिज़्ज़ा शॉप को लूट लिया गया, सिक्योरिटी गार्ड से भी असलहा छीन लिया। न्यू कराची में बाप बेटे को 2.25 लाख से महरूम कर दिया। कोरोना के ताज़ा आदादोशुमार आपके सामने रखते हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी है। एक दिन में मजीद 85 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई अमवात 25,305 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 61,446 टेस्ट किए गए। 4,553 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर, एक दिन में मजीद 85 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई अमवात 25,305 हो गई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने खतरे की निशानदही कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अस्पतालों में 88% जबकि ICUs में 95% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। एक बार फिर आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। जो मरीज़ हमारे पास अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं उनमें भी ये देखा गया है कि कम से कम 88% मरीज़ वो हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली। सिर्फ 12% मरीज़ वो होते हैं जिनको वैक्सीन, 7% को एक दफ़ा और 5% ऐसे मरीज़ हैं जिनको 2 दफ़ा वैक्सीन मिली है। इसका ये मतलब है कि वैक्सीन बहुत हद तक बीमारी को रोक देती है। जो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर मरीज़ दाखिल हैं उनमें से 95% वो मरीज़ हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली। यानी 37 अगर मरीज़ हमारे पास दाखिल थे, एक मरीज़ ऐसा था जिसको वैक्सीन मिली हुई थी। 36 मरीज़ ऐसे थे जिनको वैक्सीन नहीं मिली। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत, जिन्नात के तस्करे पर अदालत भी हुई हैरान। लापता शहरी उस्मान गनी के भाई ने दावा किया कि उसे जिन्नात ने बताया कि उसका भाई मलिर जेल की बैरक नंबर 2 में है। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफानुल हक, ये जिन कहाँ पाया जाता है और इस सिलसिले में तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा? देखिए, तफ्तीशी अफसर का तो ये कहना है कि ये जो दावा है इनका मलिर जेल का, अब वो गलत है, क्योंकि उन्होंने इनके दावे के ऊपर इसकी मालूमात हासिल की हैं मलिर जेल से। ताहम जेल में उस्मान गनी नाम का कोई ऐसा शहरी नहीं है जिसके हवाले से दरख्वास्त गुजार दावा कर रहा है। ताहम दरख्वास्त गुजार ने बहुत वसूख के साथ ये दावा किया है कि जिन्नात ने उन्हें बताया है, और एक और शख्स जिनके पास जिन्नात होते हैं उनको भी जिन्नात ने ये बताया है कि वो बैरक नंबर 9 में कैद है उनका भाई उस्मान गनी। और बताया गया अदालत को कि उसके लिए 9 माह तक घर से कपड़े वगैरह और खाना वगैरह भी भेजा जाता रहा है। अदालत बड़ी हैरान हुई और अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि ये तो बड़े काम के लोग मिल गए हैं। वकील रेंजर्स को मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा कि आप इनसे दूसरे लोगों के बारे में भी मालूमात करें, क्योंकि जिन्नात का होना तो बड़ा फ़ायदेमंद होगा लापता अफराद के लिए। ताहम अदालत ने हुक्म दिया है कि उस्मान गनी की तलाश के लिए दरख्वास्त गुजार को मरीज जेल ले जाया जाए और तमाम बैरक्स का इंस्पेक्शन करवाया जाए ताकि इन्हें यकीन हो सके कि उस्मान गनी वहाँ है या नहीं, और उनकी परेशानी भी दूर हो सके। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं, कराची के साहिल पर फंसे जहाज़ को निकालने का दूसरा मरहला भी नाकाम। ऑपरेशन 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, नाकामी की वजूहात क्या हैं?
جی ناکامی کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ تو خراب موسم ہے، اور یہ موسم بالکل بھی موافق نہیں ہے کیونکہ اگینسٹ ہے ساری ہوا جس طرف سے چل رہی ہے اسی کو جہاز کو اس طرف گھسیٹنا ہے، تو ایک ہوا ہے، پھر اونچی ریتیلی سمندری لہریں ہیں، یہ بھی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات انہوں نے آج کے آپریشن کی کامیابی کے لیے کافی کام کیا تھا۔ ایان شپ بریکرز کے جو غوطہ خور ہیں انہوں نے رسہ ڈال کے بارج سے جہاز کو باندھا تھا، 2 رسے ڈالے گئے تھے، اور صبح ان رسوں کی مدد سے جب پانی اتنا آیا، ہائی ٹائیڈ ہوئی کہ جہاز کا رخ موڑا جائے، تو آہستہ آہستہ جہاز کا رخ موڑا جا رہا تھا، مڑ بھی گیا تھا جہاز، لیکن اسی دوران جو ہے وہ ایک رسہ ٹوٹ گیا، جس کے بعد اس رسے کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور اس رسے کو جو دوبارہ ایک اور رسہ باندھا گیا، لیکن اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جب تک یہ رسہ باندھتے کامیاب ہوتے، اس دوران میں لو ٹائیڈ ہو گئی، ہائی ٹائیڈ نہیں رہی، اور وہ اتنا پانی نہیں تھا کہ جہاز کو پورا گھما کے کھینچا جاتا، جبکہ یہ کہ پلان کے مطابق جو ہے انڈیویئر ٹگ اور ہارمنی ٹگ دونوں جو ہے ایک 1200 میٹر کی دوری پہ اور ایک 2200 میٹر کی دوری پہ کھڑے تھے، ان کو رسے سے جہاز کو باندھنا تھا اور اس کے بعد ٹگ کو کھینچنا تھا، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ اب جو ہے لو ٹائیڈ ہو چکی ہے، اب اس کے بعد جو یہ موافق موسم ہوگا اور جو پانی جتنا چاہیے اس کے لیے وہ ہوگا 7 ستمبر کے بعد، تو اب 7 ستمبر تک جو ہے وہ آپریشن کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا حتمی طور پر۔ ٹھیک ہے، آپریشن 8 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ رضوان عالم بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر روان کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کی تحریک کا حصہ ہونے کے باعث وہ اپنے بیٹے کے نکاح میں شرکت کے لیے لندن نہ جا سکے۔ بولے مریم اورنگزیب کے ایک ہاتھ میں مزاحمت والی فائل ہے تو دوسرے ہاتھ میں مصلحت والی۔ میں تو کربلا والا ہوں، ایک بار ڈٹ گئے تو بس ڈٹ گئے۔ چشتیوں کی، نقشبندیوں کی، سور وردیوں کی، قادریوں کی، چاروں سلسلوں کی اولاد میں سے کئی چشتی سلسلے کا بھی تو اس میں رنگ چڑھنا تھا، تو جو حضور کی نعت اچھی پڑھ جائے تو اس کو خوشبازی ہو جاتی ہے، تو پھر خوشبازی ہوئی تو پھر اسے میاں محمد بخش صاحب بھی پڑھا، اس کے دادا اس سے سیف الملوک بہت سنتے تھے۔ بچے کو ہر فن مولا ہونا چاہیے، کوئی 3 ماسٹر کیے، اب وہ کیمبرج میں، آج کیا وہ پولو کا کپتان بن کے، پولو کا کپتان، کرکٹ کا نہیں، کیمبرج میں پاکستان کا جھنڈا بلند کرتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں تو پچھلے 4 سال سے آپ کو ایک ہی گانا سنا رہا ہوں، ووٹ کو عزت دو۔ میں ووٹ کو عزت دو کی تحریک کی وجہ سے بیٹے کی نکاح میں شامل نہیں ہوا، میں نے کہا یہ بھی قربانی کا وقت ہے، شادی جہاں ہوگی، میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ جب پاکستان آؤ تو اس کے آئین، اس کی اندرونی بیرونی سرحدوں پر بھی یہ جھنڈا لہرانا چاہیے، جس طرح تمہارے نانا نے 28 مئی کو چاگی کے پہاڑ کے اوپر جھنڈا لہرا کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے، یہ ایٹمی پاکستان ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ آپ کو بتائیں گی، کیونکہ وہ مفاہمت والی فائل دائیں ہاتھ میں ہے، مزاحمت والی بائیں میں ہے۔ میں تو نظریہ کربلا والا ہوں، کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ پھر پی ڈی ایم کھوئی نہیں ہے، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ 29 اگست کو کراچی کے باغ جناح گراؤنڈ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا، لیکن کیا کہیے وفاقی حکومت نے اب تک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بالکل، مزار قائد مینجمنٹ بورڈ کی انتظامیہ کے مطابق پی ڈی ایم کے جلسے کی این او سی کی درخواست وفاقی قومی تاریخ و ادبی ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ وزارت سے این او سی موصول ہونے پر جلسہ منتظمین کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما راشد سمرو کا کہنا ہے کہ 29 اگست کو باغ جناح کراچی میں ہی جلسہ ہوگا، ہماری تیاریاں جاری ہیں، مرکزی قیادت کل کراچی پہنچے گی۔ ادھر پی ڈی ایم جماعتوں کی استحکام پاکستان و حقوق سندھ جلسہ عام کے لیے میڈیا کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔